नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारी क्लासेज चल रही थी इंडिया लेवल में आरपीएफ का बेंच में जीके और जीएस की क्लास के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। और ये जो क्लासें आपको चाहे अकेला आरपीएफ नाम लगा दिया तो आरपीएफ की क्लासें नहीं है। ये आपके लिए चाहे आप दिल्ली पुलिस का पेपर दे हो, चाहे एसएससी का पेपर दे हो, या चाहे रेलवे का किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो वो दे हो, सभी के लिए लाभदायक होने वाली है। क्योंकि हम लेकर आते हैं इंडिया जीके, और इंडिया जीके इंडिया लेवल की जितनी भी भर्तियाँ होती है उसमें सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं, चाहे दिल्ली पुलिस में पूछे हो, चाहे आरपीएफ में पूछे हो, कोई ना कोई परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन हम क्या है यहीं पे लेके आते हैं। तो बात करते हैं, आज हम हिस्ट्री का क्वेश्चन लेके आए हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन क्या है, मामलुक वंश की नींव किसने रखी थी। तो ये दिल्ली सतलज के बारे में क्वेश्चन है। दिल्ली सतलज में मामलुक वंश हुआ था और उसकी नींव किसने रखी थी। और तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं जो दिल्ली सतलज में जितने भी वंश हुए हैं उसकी स्थापना कब से कब तक कौन सा वंश रहा था और उसका संस्थापक कौन था। इससे कई बार हालांकि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दिल्ली सतलज के वंशों को क्रम से दर्शाएं। इसी प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन से वंश की किस तक समय तक शासक किया था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। और दिल्ली सतलज में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे आपसे पूछ लिया जाता है गयासुद्दीन तुगलक किस वंश के संस्थापक थे, या आपसे पूछ लिया जाए लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे। ये जो दिल्ली सतलज में शासक हुए हैं इसके क्या पूछ लिए जाते हैं, संस्थापक आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसका कालक्रम आपसे पूछ लिया जाता है। तो क्यों ना हम एक ही क्वेश्चन में ये सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लें। इसी प्रकार से हम क्लासों में हम पढ़ाते आ रहे हैं अभी तक। तो आप यदि दोस्तों चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा तो मित्रों को शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही का तो ये चैनल है। और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि नए हो तो आपके टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्ले लिस्ट उपलब्ध है, पीछे की कक्षाएं आप प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हो। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कौन से वंश की, मामलुक वंश की। मामलुक वंश की नींव किसने रखी थी। तो दिल्ली सतलज में मामलुक वंश को पहले बात करते हैं, इसे दूसरा किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में बात करते हैं। मामलुक वंश को, इसका ऑप्शन है देखो दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक, बहलोल लोधी, कुतुबुद्दीन ऐबक और बाबर। तो आपसे पूछ लिया जाए मामलुक वंश, मामलुक वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अन्य नाम, अन्य नाम। अन्य नाम कौन सा वंश है, इसे अन्य नाम किस वंश के नाम से जाना जाता है, इसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों, आपको मामलुक वंश कम पढ़ा है, आपने ज़्यादातर किताबों में भी आपने यही पढ़ा है कि गुलाम वंश। हालांकि इसे किस नाम से जाना जाता है, मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। 10वीं व 12वीं की कक्षा में एनसीईआरटी में ये साफ साफ लिखा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। और गुलाम वंश दिल्ली सतलज में कब से कब तक शासन किया आपसे पूछ लिया जाए तो 1206 से 1290 तक शासन किया था। 1206 से लिखो दोस्तों, 1206 से 1290 तक, 1290 तक किसने शासन किया था, तो मामलुक वंश व गुलाम वंश ने किया था। और आपसे पूछ लिया जाए इसके संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक थे। कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे, इसके संस्थापक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक किसके संस्थापक थे, मामलुक वंश व गुलाम वंश के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि इसके बाद में आपसे कौन सा वंश आता है, ये तो ये 1290 तक चला था। इसके बाद में आता है खिलजी वंश। कौन सा वंश, खिलजी वंश। और खिलजी वंश में दो ही शासक हुए थे। देखो दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में होता है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद में उसकी बेटी रजिया बनती है, रजिया के बाद में बलवंत शासक बनता है। इस प्रकार से ये कड़ी आगे से आगे चलती है। जब हम हिस्ट्री कक्षाओं में पढ़ेंगे तो एक एक शासक के बारे में भी सविस्तार पूर्वक क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। बात करते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक चला था। देखो दोस्तों, 1290 में कौन से वंश की नींव खत्म हो गई थी, तो 1290 में जो गुलाम वंश था वो खत्म हो गया था। और 1290 में कौन सा वंश आ गया था, खिलजी वंश आ गया था 1290 से। और कब तक चला था खिलजी वंश, 1320 तक चला था। आपसे पूछ लिया जाए खिलजी वंश कब तक चला था, तो 1320 तक, 1320 तक। और 1320 तक इसके बाद इसकी नींव आपसे पूछ ली जाए कि जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश की नींव किसने रखी थी, तो आप सभी को पता है खिलजी वंश की नींव किसने रखी थी। तो खिलजी वंश की नींव किसने रखी थी, आपको एक कमेंट करके बताना है। इसके बाद में बताऊंगा खिलजी वंश की नींव किसने रखी थी। ठीक है दोस्तों,
आगे बात करते हैं, इस खिलजी वंश के बाद में कौन सा वंश आता है? तो खिलजी वंश के बाद में कौन सा वंश आता है आपसे पूछ लिया जाए तो खिलजी वंश के बाद में आता है तुगलक वंश। कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश। तुगलक वंश। तुगलक वंश कब से कब तक रहता है आपसे पूछ लिया जाए? 1320 से कब तक रहता है? यह है तुगलक वंश। तुगलक वंश कब से कब तक रहता है आपसे पूछ लिया जाए? 1320 से 1414 तक रहता है। और गयासुद्दीन तुगलक क्या बनते हैं? गयासुद्दीन तुगलक बनते हैं इसके संस्थापक। कब तक रहता है? 1414 तक। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए इसके संस्थापक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक क्या हैं? इसके संस्थापक हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक क्या है? इसके संस्थापक है तुगलक वंश के। यह दिल्ली सतलज में सबसे लंबे काल तक क्या करता है? शासन करता है। तो यह लिखो दोस्तों, यहीं पे लिख लो, यह दिल्ली सतलज में सर्वाधिक समय तक शासन किया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। सर्वाधिक समय तक आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा वंश रहा था, तो तुगलक वंश सर्वाधिक समय तक दिल्ली सतलज में क्या किया था? शासक करने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि आगे कौन सा वंश आता है। इसके बाद में सैयद वंश आता है। सैयद वंश कब से कब तक रहता है? 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश रहता है। और सैयद वंश के आपको संस्थापक पूछ लिया जाए तो सैयद वंश के संस्थापक कौन हैं? तो सैयद वंश के संस्थापक हैं खिज्र खां। बात करते हैं आगे कौन सा वंश आता है? सैयद वंश। और सैयद वंश कब से कब तक रहता है आपसे पूछ लिया जाए तो 1414 से लेकर 1451 तक। 1414 से 1451 तक आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा वंश रहता है, तो सैयद वंश रहता है। और सैयद वंश के आपसे पूछ लिया जाए संस्थापक कौन है, तो संस्थापक है खिज्र खां। खिज्र खां कौन है? इसके संस्थापक हैं सैयद वंश के। तो सैयद वंश से कब तक रहता है? 1414 से लेकर 1451 तक। और इसके संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए कि कौन है, तो खिज्र खां क्या है? इसके संस्थापक हैं। चलो दोस्तों, इसके बाद में आगे और हम बात करते हैं कि इसके बाद में कौन सा वंश आता है। तो इसके बाद में आता है लोधी वंश। और लोधी वंश के संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए कौन है, तो बहलोल लोधी हैं इसके संस्थापक। इसके बाद में कौन सा वंश आता है? लोधी वंश। और लोधी वंश कब से कब तक चलता है? तो देखो दोस्तों, 1451 से 1526 तक। और 1526 में क्या हो जाता है? दिल्ली सतलज समाप्त हो जाती है। और कौन सा वंश आ जाता है? बाबर ने किस वंश की स्थापना रख दी थी? मुगल वंश की। क्योंकि इस समय 1526 में कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। यहीं पे क्या होता है 1526 में? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी क्या हो जाता है? हार जाता है। इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा जाता है। इसके बाद में कौन से वंश की नींव रख दी जाती है? मुगल वंश की नींव रख दी जाती है। और दिल्ली सतलज का शासनकाल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से दिल्ली सतलज का शासनकाल चला था। तो देखो दोस्तों, कितने शासक हुए थे? एक हो गया मामलुक वंश या गुलाम वंश, दूसरा हो गया खिलजी वंश, तीसरा हो गया कौन सा? तुगलक वंश, चौथा कौन सा हो गया? सैयद वंश, और पांचवा कौन सा हो गया? लोधी वंश। ये 5 जो वंश हैं ये किस में हुए थे? दिल्ली सतलज में। ये 5 वंश हुए थे दिल्ली सतलज। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए कि कितने वंश हुए थे? 5 वंश हुए थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों बात करते हैं वापस से एक बार इस क्वेश्चन की, कौन कौन सा वंश किस समय और इसका कालक्रम और इसके संस्थापक कौन है। आपको खिलजी वंश का संस्थापक आपको कमेंट में हमें बताना है। कल की जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी तो मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा कि इसका क्या आंसर है। ये आपको मैं होमवर्क के लिए दिया है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया है। 2 ही शासक हुए थे,
खिलजी वंश में एक अलाउद्दीन खिलजी और एक इसका संस्थापक आपको बताना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं मामलुक वंश की नींव किसने रखी। मामलुक वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है आपसे पूछा जाए तो मामलुक वंश को अन्य नाम है गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। तो गुलाम वंश कब से कब तक चला था आपसे पूछ लिया जाए 1206 से 1290 तक कौन सा वंश रहता है, गुलाम वंश रहता है। और गुलाम वंश के संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है इसके संस्थापक हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आगे बात करते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक रहता है, 1290 से 1320 तक रहता है। 1320 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में किसका अधिकार हो जाता है, तुगलक वंश का अधिकार हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि इसका संस्थापक कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बात करते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश की नींव कब से कब तक रहती है, 1320 से लेकर और 1414 तक कौन सा वंश रहता है, तुगलक वंश रहता है। और तुगलक वंश के संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए तो गयासुद्दीन तुगलक क्या है, तुगलक वंश के संस्थापक है। आपसे पूछ लिया जाए दिल्ली सतलज के अंतर्गत सबसे लंबा शासनकाल किस वंश का रहा था, तो आपको आंसर देना है तुगलक वंश का रहा था। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि दिल्ली सतलज में सबसे लंबा शासनकाल किस वंश ने किया था, तो तुगलक वंश ने ही किया था। इसके बाद में आगे बात करते हैं सैयद वंश। सैयद वंश कब से कब तक रहता है, तो सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश रहता है। और सैयद वंश के आपसे पूछ लिया जाए कि संस्थापक कौन है सैयद वंश के, तो खिज्र का क्या है, सैयद वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आगे बात करते हैं लोधी वंश। लोधी वंश कब से कब तक रहता है, तो लोधी वंश रहता है 1451 से लेकर 1526 तक। 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश रहता है। और लोधी वंश के संस्थापक आपसे पूछ लिए जाएं, अच्छा संस्थापक नहीं लिखा है क्या मैंने, कौन सा है संस्थापक, है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी क्या है, लोधी वंश के संस्थापक हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए लोधी वंश के संस्थापक कौन है, तो लोधी वंश के संस्थापक है बहलोल लोधी। और लोधी वंश के नींव के समाप्त कब हुई थी, इब्राहिम लोधी ने और बाबर के बीच में कौन सा युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। कब होता है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। 21 जून 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इसमें क्या हो जाता है, इब्राहिम लोधी की तो क्या हो जाती है, युद्ध भूमि में ही मृत्यु हो जाती है। एकमात्र शासक था जो क्या हुआ था, युद्ध भूमि में मरा था, कौन था, इब्राहिम लोधी था। ठीक है दोस्तों। एक राजस्थान का भी शासक हुआ है, उसके बारे में हम राजस्थान में अध्ययन करेंगे। तो इब्राहिम लोधी की क्या होती है, युद्ध भूमि में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में बाबर ने किसकी नींव रखी है, बाबर ने किसकी नींव रख दी, मुगल वंश की नींव रख दी। इसके बाद में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है और आगे शासक कौन करता है, मुगल वंश करता है। यहीं पे दिल्ली सल्तनत का क्या हो जाता है, शासन समाप्त हो जाता है। तो ये थे आपके क्रम से मैंने पांचों के वंशों के बारे में बता दिया, कब से कब तक शासक किया था वो बता दिया, और इनके संस्थापक कौन कौन थे उनके बारे में मैंने बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मैं जो बताया है ये आपको अच्छे से समझ में आया है। समझ में आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे के क्वेश्चन के बारे में हम और इसी तरीके से सविस्तार पूर्वक रूप से व्याख्या करते हैं। देखो दोस्तों आगे के क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत संसद के सत्र को आहूत किया जाता है। संसद के सत्र को आहूत करना, विघटन करना व बंद करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, रोकने का काम। संसद का सत्र को आहूत करना, विघटन करना के काम किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जबकि संसद के सत्र को रोकने का काम, बीच में रोकने का काम किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और इसके अध्यक्षता कौन करता है, संसद का सत्र आहूत व विघटन करने का काम तो राष्ट्रपति करता है। परंतु आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी अध्यक्षता करने का काम कौन करता है, तो अध्यक्षता करने का काम करता है अध्यक्ष। लिखो दोस्तों, अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। अध्यक्षता कई बार पूछा जाता है, अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है, इसकी अध्यक्षता करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों। आपसे पूछ लिया जाए संसद में कितने प्रकार के सत्र आहूत किए जाते हैं, तो संसद में 3 प्रकार के सत्र आहूत होते हैं। आपसे पूछ लिया जाए संसद में कितने सत्र आहूत होते हैं, तो लिखो दोस्तों, संसद में 3 प्रकार के सत्र आहूत होते हैं। सत्र आहूत होते हैं।
हम पूरा विस्तार करेंगे इस क्वेश्चन का कि किस किस प्रकार से हमें ऑप्शन में दे रखे हैं, सभी ऑप्शनों के बारे में भी हम चर्चाएं करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं, हमने 70 पूछा, संसद के 70। देखो दोस्तों, संसद के 70 किस अनुच्छेद के तहत आहूत किए जाते हैं ये पूछा हमें, परंतु हमें यह भी पता होना चाहिए कि संसद के कौन कौन से सत्र होते हैं। तो संसद के 3 प्रमुख सत्र होते हैं, और कौन कौन से 3 प्रमुख सत्र होते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है। अनुच्छेद 79 में किसका वर्णन मिलता है, संसद का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, 79 में 80 में राज्यसभा का और 81 में लोकसभा का वर्णन मिलता है, ये हमने बात कर ली है पहले। तो संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बजट सत्र पहला कौन सा होता है, बजट सत्र। और बजट सत्र आपको सभी को पता है कि बजट सत्र कब आता है, बजट सत्र आपसे पूछ लिया जाए कि बजट सत्र क्या कब आता है, तो बजट सत्र आता है फरवरी व मार्च में। कब आता है, फरवरी व मार्च। संपूर्ण बजट सत्र कब आता है, फरवरी व मार्च में। इसमें ये योजना बनाई जाती है कि किस विभाग को एक साल के दौरान कौन कौन से कार्य करने और कितने कितने पैसे उसे देने हैं, ये बजट में ही घोषणा की जाती है सभी प्रकार की। पहला हो गया बजट सत्र। दूसरा कौन सा हो गया, बजट सत्र के बाद में हमारा कौन सा सत्र आता है, मानसूनी सत्र आता है, जो बारिश के टाइम आता है। कौन सा सत्र, मानसूनी सत्र। मानसूनी सत्र। मानसूनी सत्र आपसे पूछ लिया जाए तो कब से कब तक आता है, जुलाई व अगस्त में कौन सा सत्र आता है आपसे पूछ लिया जाए तो जुलाई व अगस्त में आता है। जुलाई और अगस्त में मानसूनी सत्र आता है। ठीक है दोस्तों, जुलाई से सितंबर तक मान लो चाहिए, जुलाई से सितंबर तक कौन सा सत्र चलता है आपको पता हो तो जुलाई से सितंबर तक चलता है मानसूनी सत्र। इसमें मानसून से जो होने वाली विपदाएं, आने वाली विपदाओं को रोकथाम के लिए पहले से ही क्या किया जाता है, इसकी चर्चाएं वह सुव्यवस्थित तरीके से नींव रखी जाती है। तो मानसूनी सत्र आपसे पूछ लिया जाए जुलाई से सितंबर तक आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में 3 नंबर पे हम बात करते हैं। 3 नंबर पे कौन सा सत्र बुलाया जाता है, तो 3 नंबर में दिसंबर में क्या पढ़नी स्टार्ट हो जाती है, सर्दी पड़नी हो जाती है, तो शीत सत्र नवंबर व दिसंबर में। शीतकालीन सत्र आप देखते हो ना, छुट्टियां पड़ती है स्कूल की, कई छोटे बच्चों की स्कूल की शीतकालीन सत्र की छुट्टियां कर देते हैं, तो शीतकालीन इसी सत्र में यह घोषणाएं की जाती हैं। तो शीतकालीन सत्र, देखो दोस्तों, शीतकालीन सत्र। और कब से कब तक, नवंबर व दिसंबर में। कब, नवंबर व दिसंबर में। दिसंबर में कौन सा सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। बात करते हैं हम संसद के सत्र, ये जो तीनों सत्र हैं ये आहूत किए जाते हैं किस अनुच्छेद के तहत आहूत किए जाते हैं। अनुच्छेद 60 आपको ऑप्शन में दे रखा है, इसके बाद में अनुच्छेद 85, इसके बाद में अनुच्छेद 111 और इसके बाद में अनुच्छेद 108। तो देखो दोस्तों, अनुच्छेद 60 में क्या है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में वर्णन मिलता है कि भारत देश में एक राष्ट्रपति होगा, ये तो अनुच्छेद 52 में इसका वर्णन मिलता है। जबकि राष्ट्रपति को शपथ किस में दिलाई जाती है आपसे पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, और 61 में इसके महाभियोग के बारे में वर्णन मिलता है। आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, तो अनुच्छेद 61 में क्या मिलता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है, तो महाभियोग राष्ट्रपति के विरुद्ध चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। बात करते हैं अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत संसद के तीनों सत्रों को क्या किया जाता है, आहूत किया जाता है, इसलिए हमारा आंसर तो सही हो गया अनुच्छेद 85। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 में क्या है, जेबी वीटो का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 111 में वीटो शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को। वीटो शक्ति किसको दी गई है, राष्ट्रपति को। इसके तहत राष्ट्रपति 3 प्रकार के वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। एक तो निलंबनकारी वीटो, एक जेबी वीटो, और जेबी वीटो का प्रयोग एक बार हुआ है, और एक कौन से अत्याधिकारी ताकि वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है। इसमें होता क्या है, अत्यधिक वीटो का प्रयोग भी राष्ट्रपति कर सकता है, इसमें 3 वीटो का प्रयोग करता है। तो इसमें होता क्या है, देखो दोस्तों, संसद के द्वारा कोई भी विधेयक पारित किया जाता है और वो राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। एक इसमें 3 काम कर सकता है राष्ट्रपति, एक तो अपने पास रख सकता है, एक पुनः विचार के लिए भेज सकता है, और एक इस प्रकार से रख सकता है कि कभी भी ना तो पुनः विचार के लिए भेजे ना कोई बात,
वो अपने जेब में ही रख लेता है, इसलिए इसे जेबी वीटो का प्रयोग किया गया। ज्ञानी जैल सिंह ने किया था डाक विधेयक पे किया था, 1976 के अंतर्गत डाक विधेयक पे किया था, और उसके बाद में किसी ने जेबी वीटो का प्रयोग नहीं किया। देखो दोस्तों, निलंबनकारी वीटो में क्या होता है? निलंबनकारी वीटो में होता है कि कोई विधेयक हमारी संसद से पास होकर आया और फिर वो वापस राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति क्या कहता है, वापस इस पे पुनर्विचार करने के लिए हमारी संसद में लौटा देता है। तो इसे कौन सा पावर बोल दिया? निलंबनकारी वीटो बोल दिया। वो वापस से जो विधेयक आएगा उसे पास करना अनिवार्य होगा। एक क्या है, एक दूसरा वीटो है अत्यधिक वीटो। अत्यधिक वीटो का मतलब ये है कि राष्ट्रपति एक बार विधेयक पास होकर आ गया, संसद से पास होकर राष्ट्रपति के पास आया, वापस से राष्ट्रपति ने संसद के पास भेज दिया, वापस ने संसद ने किसी प्रकार का कोई फेरबदल किए बगैर वापस किसके पास भेज दिया? राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राष्ट्रपति को एक बार विचार होने के बाद कोई विधेयक वापस आता है तो उसे पास करना अनिवार्य होता है। तो ये होता है अत्यधिक वीटो, कि किसी प्रकार का फेरबदल किए बगैर ही संसद क्या भेज देती है, वापस राष्ट्रपति के पास भेज देती है। तीसरा होता है जेबी वीटो का प्रयोग। जेबी वीटो का प्रयोग क्या होता है? ना तो क्या करता है राष्ट्रपति उस विधेयक को पास करता है और ना ही संसद में पुनर्विचार के लिए भेजता है। तो ऐसे विधेयक को क्या कहते हैं? जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। इसमें राष्ट्रपति इसको कुछ भी पास नहीं करता और ना ही संसद के पास भेजता है। ये सिर्फ एक बार हुआ है। कब हुआ है? डाक विधेयक पे हुआ था। ज्ञानी जैल सिंह की सरकार थी और जेबी वीटो का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह जी ने। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में क्या किया जाता है? संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन। दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन, संसद के अधिवेशन में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। संसद के ये 3 अधिवेशन होते हैं। देखो, ये बजट सत्र में ये अधिवेशन बैठते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो सत्र होते हैं इसमें ही क्या बैठते हैं? अधिवेशन बैठते हैं। ये यदि नहीं आते हैं तो राष्ट्रपति क्या करता है? संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है अनुच्छेद 108 के तहत। अभी तक 3 विधेयकों पर संसद के संयुक्त अधिवेशन बैठ चुका है। क्या होता है इसमें? संसद के संयुक्त अधिवेशन में क्यों बुलाया जाता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन में ये होता है कि संसद किसी विधेयक को पास कर रही है और उसमें लेकर मतभेद हो गया एक दूसरे का। राज्यसभा और लोकसभा में क्या हो गया? कोई विधेयक को लेकर मतभेद हो गया, उसे पास नहीं कर रही है और बार बार में विवाद उत्पन्न हो रहा है। तो राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों सदनों का क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम करता है। और ये संयुक्त अधिवेशन अभी तक भारत में कितनी बार बुलाया गया है? यह अभी तक भारत में 3 बार बुलाया गया है। यह भारत में 3 बार आया। कितनी बार? 3 बार आया। 3 बार कब कब आया ये भी आप लिख लो, क्योंकि कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कब कब आया और किस पे आया था। तो पहला आया था 6 मई 1961 को। पहला कब आया? 6 मई 1961 को। और किस पे आया था? दहेज प्रतिषेध अधिनियम पे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम पे पहला दहेज प्रतिषेध अधिनियम पे आया था। 6 मई अधिनियम 1961 में आया था। और उस समय प्रधानमंत्री आपसे पूछ लिया जाए तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा संयुक्त अधिवेशन आपसे पूछा जाए कि दूसरा संयुक्त अधिवेशन कब आया था? तो 16 मई 1978 को आया था। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए कब आया? 16 मई 1978 को आया था। और किस पे आया था आपसे पूछ लिया जाए दूसरा संयुक्त अधिवेशन, तो दूसरा संयुक्त अधिवेशन 16 मई 1978 में। और तीसरा अधिवेशन आपसे पूछ लिया जाए, तीसरा संयुक्त अधिवेशन आपसे पूछ लिया जाए कि कब आया? तीसरा संयुक्त अधिवेशन आया था 26 मार्च 2002 को। 26 मार्च 2002 को ये संसद में आतंकी हमला हुआ था। तो पोर्टो पे क्या आया था? ये अधिनियम आया था 2002 को। आपको ये बताना है कि 16 मई 1978 को संयुक्त अधिवेशन आया था, वो किसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था? जैसे पहला दहेज प्रतिषेध अधिनियम पे, दूसरों पोर्टो पे जो संसद पे आतंकी हमला हुआ था उसे रोकने के लिए कुछ विधेयक बनाए गए थे, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तो आपको ये बताना है 16 मई 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में एक बार और संयुक्त अधिवेशन आया था। तो वो किस विधेयक को लेकर वो संयुक्त अधिवेशन हुआ था उसको आपको हमें कमेंट करके बताना है। ये आया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। आपसे पूछ लिया जाए अटल बिहारी वाजपेयी,
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये आया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कौन सा अधिवेशन आया था? संयुक्त अधिवेशन आया था 26 मार्च 2002 को पोर्टो पे आया था। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा था कि संसद का 70 किस अनुच्छेद के तहत आहूत किया जाता है? तो संसद का 70 आहूत करने का काम राष्ट्रपति करता है, विघटन करने का काम राष्ट्रपति करता है, परंतु अध्यक्षता करने का काम और संसद के सत्र को स्थगित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? स्थगित करने का काम लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि संसद का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? तो संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 के तहत क्या मिलता है? संसद का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? आगे चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 60 में किसके बारे में वर्णन मिलता है? भारत देश के राष्ट्रपति होगा, इसके तो वर्णन अनुच्छेद 52 में मिलता है। और अनुच्छेद 61 में क्या मिलता है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की शक्तियों के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र को आहूत किया जाता है। बात करते हैं अनुच्छेद 111 में वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया है। वीटो शक्ति का प्रयोग अभी तक एक बार किया गया था, ज्ञानी जेल सिंह द्वारा जेबी वीटो का। और वीटो की शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होते हैं। एक निलंबनकारी वीटो, एक अत्याधिक वीटो, और तीसरी वीटो कौन सी है? जेबी वीटो का प्रयोग। जेबी वीटो का प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह की सरकार ने डाक विधेयक पे किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाते हैं। संसद में संयुक्त अधिवेशन अभी तक कितनी बार आए हैं? तो 3 बार आए हैं। किस किस पे आए हैं? 6 मई 1961 को दहेज प्रतिषेध अधिनियम पे। आगे बात करते हैं 16 मई 1978 को आया था, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। और तीसरा अधिवेशन आया था 26 मार्च 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में और पोर्टो पे आया था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं संसद के सत्र आहूत किए जाते हैं। तो संसद में कितने प्रकार के सत्र होते हैं? संसद में 3 प्रकार के सत्र होते हैं। पहला सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र होता है। बजट सत्र आपसे पूछ लिया जाए कि बजट सत्र कब से कब तक आता है? तो फरवरी और मार्च में क्या आता है? हमारा बजट आता है। तो बजट सत्र फरवरी और मार्च में होगा। इसके बाद में कौन सा सत्र आता है? मानसूनी जो सत्र है, जो वर्तमान में अभी आएगा, ये कौन सा सत्र चलेगा? मानसून सत्र चलेगा, क्योंकि अभी बारिश हो रही है जुलाई के अंतर्गत। तो जुलाई में से सितंबर तक कौन सा सत्र चलता है? मानसूनी सत्र चलता है। और इसके बाद में तीसरा जो संसद का तीसरा सत्र होता है वो किसके लिए होता है? शीतकालीन सत्र होता है। आपने देखा होगा कि बच्चों की छुट्टियां नवंबर व दिसंबर में पड़ती हैं। तो नवंबर व दिसंबर में कौन सा सत्र होता है? शीतकालीन सत्र नवंबर व दिसंबर में आता है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहीं पर भी आपको फिर भी कहीं पर दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। यदि आपको किसी और चीज़ की क्लास आपको पहले चाहिए तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ताकि हम आपके इच्छा के अनुसार हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा तो मित्रों को शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं और आगामी आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है भर्तियों के, उनके बारे में आप तक जल्द से जल्द सूचना पहुंच सके। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हो तो भी आपको कमेंट जरूर किया करो, और आपको यह नए हो तो आपको ये लग रहा है कि इसकी प्ले लिस्ट कहाँ मिलेगी, तो प्ले लिस्ट भी इसी चैनल पे उपलब्ध है, बना दी गई है। आप जाकर सभी पीछे की कक्षाएँ देख सकते हो। और पॉलिटिकल भी इसमें विस्तारपूर्वक पढ़ाई हुई है। मैथ के सर इसमें मैथ पढ़ा रहे हैं विस्तारपूर्वक, और साइंस भी पढ़ा रहे हैं साथ साथ। तो आप सभी की प्ले लिस्ट आपको इस चैनल पे उपलब्ध मिलेंगी, आप जाकर उन्हें पीछे जाकर देख सकते हो। दोस्तों, आज की कक्षा में हम इतना ही कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। इसी प्रकार से विस्तारपूर्वक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चाएँ करते रहेंगे। हमारी चर्चाएँ हैं वो आपके साथ जारी रहेंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।